अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 12 पॉलीमर्स क्लास 10 केमिस्ट्री का। ये हमारा 12वां वन शॉट लेक्चर है क्लास 10 केमिस्ट्री की सीरीज़ का। हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे पढ़े हुए हैं। अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं, ये वन शॉट लेक्चर इसलिए तो डाल रहे हैं आपके लिए ताकि आप अभी पढ़ के अपने पेपर में टॉप मार सकें। आपने बस ये लेक्चर ध्यान से सुनना है और पढ़ना है और मेहनत करनी है, और आप भी है ना अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, आप भी है ना टॉप मार सकते हैं फेडरल बोर्ड में। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है अब, तो ध्यान से सुनना है आपने। साथ में आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमने कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, यहाँ पे हमने नोट्स डाले हैं आप लोग के लिए फ्री के। आप इसको जाके खोलेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, उसमें नोट्स पड़े हुए हैं तमाम के तमाम सारे टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। और ये कोई एमी नोट्स नहीं है, ये हमारे बैच के जो 300 बच्चे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे उनके नोट्स हैं, हमने कंपाइल करके डाले हुए हैं ताकि आप भी है ना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ये 2025 के हमारे बैच के टॉपर बच्चों के नोट्स हैं, तो वो नोट्स जाके आप खोल लें। और साथ में आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी उन बच्चों की तरह आप 90% मार्क्स ला सकें। हम A to Z आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, और साथ में 3 गेस्ट पेपर्स भी देते हैं विद स्पेशल एग्जाम राइटिंग सेशंस। इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पढ़ी हुई है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 800 रुपये सिर्फ एक सब्जेक्ट के, और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं 7 के 7 सब्जेक्ट्स तो उसके 3000 रुपये। 2 महीने में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे ताकि आप भी 90% मार्क्स ला सके सारे सब्जेक्ट्स में। बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है इस नंबर पे आप मैसेज कर लें हमें, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी रिवीजन बैच में। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पॉलीमर्स का चैप्टर क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 का वन शॉट लेक्चर। आज हम चैप्टर नंबर 12 नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज अबाउट द पॉलीमर्स। अब लेट में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अब तक जितने भी हमने पढ़े हैं मॉलिक्यूल्स वो सारे के सारे इंट्रोडक्टरी मॉलिक्यूल मींस कि जो स्मॉलर लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। अगर यही बहुत सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिल जाएं और आपस में एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएं तो हम उसे पॉलीमर बोलते हैं। कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स है जो कि आपस में कंबाइन हो सकते हैं, कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल है जो कि आपस में कंबाइन हो सकते हैं और वो एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके पास एक बीड्स होते हैं और आप बहुत सारे बीड्स को कलेक्ट करके एक कलेक्टिवली लॉन्ग चेन बना देते हो, वो इसमें क्या होगा कि एक बहुत स्मॉल बीड्स होंगे, बहुत सिमिलर में स्मॉलर बीड्स होंगे जो कि बीड्स आपस में कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होने के बाद वो क्या करेंगे, एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो वो यह बेसिकली हमारे पास पॉलीमर कहलाता है। अब बहुत कोई से भी स्मॉल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो एक जैसे भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो आप उससे हम पॉली, इसका नाम ही बेसिकली इसी वजह से है कि पॉली का मतलब होगा बहुत ज्यादा, पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो अगर हम बहुत ज्यादा में से अगर हम उसमें से यानी बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कंबाइन हो जाए तो हम उसे पॉलीमर कहते हैं। जबकि अगर आपके पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, मोनोमर्स आपके पास आ जाते हैं। भैया अब हम बात करते हैं पॉलीमर्स की। पॉलीमर्स आर द लार्ज मॉलिक्यूल। जैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया कि पॉलीमर्स जो होते हैं वो हमारे पास बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्ट, जो कि बनाए जाते हैं फ्रॉम मैनी स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट। बहुत छोटे छोटे लेकिन रिपीट का मतलब कि बार बार वही चीजें आपके पास आ रही होती हैं, बार बार वही चीजें आपके पास आ रही होती हैं जिसको हम मोनोमर्स। जिस तरह कि अगर आपके पास एक लॉन्ग चेन है और उसमें बीड्स हैं तो वही बीड्स बार बार आ रहे होंगे, वही आपके रिपीटिंग यूनिट्स कहलाएंगे। तो वो हम उसे एक बीड जो होगा आपका उसे हम मोनोमर कहते हैं। वो जो आपका एक बीड होता है हम उसे मोनोमर कहेंगे। और जब वही बीड आपस में कलेक्टिवली आ जाएंगे, वही बीड्स आपके पास अगर कलेक्टिवली आ जाएंगे तो हम उसे पॉलीमर कह देंगे। अब वो आपके पास मोस्टली कोवलेंटली ज्वाइन होते हैं। These monomers bond covalently to form large chain, giving the polymer. वो जो छोटे छोटे स्मॉल मोनोमर्स हैं, यानी एक मॉलिक्यूल है उसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल है, देन वी हैव अ थर्ड, देन वी हैव अ फोर्थ, देन वी हैव अ फिफ्थ मॉलिक्यूल। इस तरह करके एक लॉन्ग चेन आपके पास बन जाएगी, गिविंग द पॉलीमर यूनिक प्रॉपर्टीज। उस पॉलीमर की बहुत सारे यूनिक प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। पॉलीमराइजेशन, अब इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन ही तो कहते हैं
कि जब आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं और वो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हम उसे पॉलीमर्स कहते हैं। अच्छा, ये जो पॉलीमराइजेशन होती है ये दो तरह से होती है, ठीक है। ओके, मैं आपको बता दूं कि जो पॉलीमराइजेशन आपके पास होती है ये हमारे पास दो तरह से होती है। एक तरह की जो पॉलीमराइजेशन है उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन है। हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन है। दो पॉलीमर मोनोमर यानी हम ऑफ कोर्स कि आप अपने जो आपके पास है, वैसे तो ये जो पॉलीमर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वो तो बहुत इम्पॉसिबल है कि आप पेज पे ड्रॉ कर सको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने पेज पे सिर्फ दो या तीन मॉलिक्यूल्स ही ड्रॉ करके उनको दिखाते हैं और बाकी वो आपके रिपीटिंग यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम पॉलीमर्स की बात करें तो वो दो तरह से आती हैं। एक आपके पास आता है एडिशन पॉलीमर और दूसरा आपके पास आता है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन हो जाए, ठीक है, कोई भी चीज रिमूव नहीं होगी। आई रिपीट कि जब आपको कहा जाए कि एडिशन पॉलीमराइजेशन है तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरह से कंबाइन हो रहे होंगे, सेम ये मतलब जो दो आपस में कंबाइन होंगे इस तरह सारे उसी तरह से कंबाइन हो रहे होंगे। तो दो मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से कंबाइन हो रहे होंगे कि वो आपस में एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। जैसे 2 + 2 4 होगा तो बिल्कुल इसी तरह दो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। इसी के साथ ही एक और तरह की पॉलीमराइजेशन आती है जिसे हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि जब दो चीजें आपस में आकर कंबाइन होंगी लेकिन उसके साथ जो बहुत ही स्मॉल तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उसके साथ अगर आपके पास बहुत ही स्मॉल तरह के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो भी आपस में रिमूव होंगे। कि हम बात कर रहे थे सबसे पहले आपके पास एडिशन पॉलीमराइजेशन है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में नो लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल, नो लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल, कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरह से कंबाइन होंगे कि कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल लॉस नहीं होगा या किसी भी तरह का जो आपके पास लॉस है किसी भी मॉलिक्यूल का वो नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत ही स्मॉलर एग्जांपल लूँ तो हम इथीन की बात करते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसमें हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अब पॉलीमराइजेशन में ये आपका एक मोनोमर कहलाएगा। इसी के साथ एक दूसरा मोनोमर आता है आपके पास, इसी के साथ ही दूसरा मोनोमर आएगा। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है वो टूट जाएंगे, मोस्टली मल्टीपल बॉन्ड टूट जाएंगे और ये इस तरह से यानी इस आपस में हमारे पास ये वाला बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी हमारे पास ये आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक और बॉन्ड, यानी यही चीज आपके पास रिपीटिंग में आएगी। अब जब मैंने ये इक्वेशन लिखी तो मैंने कोई भी चीज को रिमूव नहीं किया। ये हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसको हम पढ़ लेते हैं फिर हम कंडेंसेशन पर बात करते हैं। कंडेंसेशन में क्या होगा कि कोई ना कोई स्मॉल मॉलिक्यूल है जो कि इजीली रिमूव होता जाए। एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग मोनोमर्स यूनिट। हम क्या करते हैं, एडिशन पॉलीमर्स को लेते हैं जो कि हमारे पास मोनोमर्स यूनिट्स को ऐड करने से आते हैं विदाउट लॉसिंग द स्मॉल मॉलिक्यूल, जिनमें हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लॉस नहीं करते। मोनोमर्स यूजुअली करते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसकी में से खास बात क्या है कि ऐसा क्या है कि उसको कुछ चीज लॉस नहीं करनी पड़ती क्योंकि उसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दी उसमें भी हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे। अब वो जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड थे वो आपस में खुल जाते हैं और वो मोनोमर्स बना देते हैं। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस चेन्स कैन वेरी फ्रॉम 4000 टू 40,000। मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े कंपाउंड्स होते हैं, तो अगर आपके पास एडिशन पॉलीमर्स है तो उसमें 4000 से 40,000 तक आपके पास कार्बन एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इथीन। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या है इथीन की। इथीन इज द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन
जो आपका इथीन है वो सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है कंटेनिंग अ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, जो आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट होता है। इथीन मॉलिक्यूल्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वेरी लॉन्ग चेन। वो जो इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और लॉन्ग चेन बनाते हैं। पार्ट ऑफ द डबल बॉन्ड इज ब्रोकन, जो डबल बॉन्ड का पार्ट है वो आपका ब्रोक होगा एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन इट आर यूज्ड टू जॉइन द नेबरिंग। वो जो डबल बॉन्ड ब्रोक होगा और उसमें से हमारे पास क्या होगा कि जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है यानी साथ वाला मॉलिक्यूल है वो आपस में कंबाइन हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसको हम एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। लेट मी रिपीट इट अगेन कि दो मॉलिक्यूल्स इस तरह से कंबाइन होंगे कि उन्हें कोई भी एटम रिमूव नहीं करना पड़ेगा और वो आपस में बहुत इजीली जुड़ जाएंगे। उसकी खास बात क्या है? उसकी खास बात ये है कि उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। वो बॉन्ड आपस में टूटेंगे और अपने साथ वाले मॉलिक्यूल्स को एटम्स को कंबाइन करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन और इस पूरे प्रोसेस को हम एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एट हाई टेम्परेचर एंड हाई, वो जो आपका हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है, द मोनोमर इथीन ज्वाइन अप टू फॉर्म अ पॉलीमर कॉल्ड पॉलीइथाइल। और वो जो इथीन है और वो जो आपका पॉलीमर बनाएगा तो हमने सिंपल उसको नाम दे दिया पॉलीइथाइलिन का। पॉलीइथीन का मतलब, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा और इथीन का मतलब इथीन मॉलिक्यूल, कि आपके पास बहुत ज्यादा इथीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। देन रिपीटिंग यूनिट्स की अगर हम बात करें फॉर अ पॉलीमर, अगर हम पॉलीमर की बात करें, द रिपीटिंग यूनिट इज द सेम एज अ मोनोमर। रिपीटिंग यूनिट आपका वही है जो आपका मोनोमर, यानी रिपीटिंग का मतलब यही है कि वो बार बार आपके पास सारा एक्सेप्ट द डबल बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय। तो हम क्या करते हैं, हम रिपीटिंग यूनिट्स में क्या होगा कि वो जो डबल बॉन्ड है उसको हम रिप्लेस करते हैं। उसके बाद आपके पास अगर इसी तरह कोई भी मोनोमर आप ले सकते हैं, कोई भी मोनोमर आप ले सकते हैं, आप उसको कंबाइन कर सकते हैं, उनकी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को आप तोड़ सकते हैं और इजीली आप उसको कंबाइन करके ये कर सकते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट है, आपके पास पॉलीइथाइलिन है। अब इथीन मॉलिक्यूल है, ये आपके पास है और आपका रिपीटेड यूनिट क्या है, ये चीज आपकी बार बार रिपीट हो रही है। ये आपका मोनोमर है, मोनोमर का मतलब एक यूनिट। उसके बाद आपके पास पॉलीइथाइलिन है, हम उसको कहते हैं, और पॉलीइथाइलिन मोनोमर है। अब मोनोमर उन्होंने आपको चेंज कर दिया, तब आपका रिपीटेड यूनिट ये आ गया। ये चीज इस तरह से, ये चीज यानी ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो नंबर ऑफ एन यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये कई दफा है। ठीक है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए है कि यही सेम मॉलिक्यूल है जो कि कई दफा प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड में क्या होगा कि आपके पास ये आपका विनाइल क्लोराइड का नाम उन्होंने लिखा हुआ है। कलेक्ट में हम इसको बोर्ड पे भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। विनाइल क्लोराइड में ये आपके पास मॉलिक्यूल आएगा, ये आपका क्लोरीन है, साथ में ये एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोरीन। हम इस तरह के जो मोनोमर्स हैं उनको आपस में कंबाइन करते हैं। हम क्या करते हैं, इस तरह के जो मोनोमर्स हैं हम उनको आपस में कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद अब यही चीज आपके पास बार बार प्रेजेंट आएगी। यानी लेट मी शो यू कि हम दो या तीन दफा वो उसको किस तरह से हम उसको कर लेते हैं। ये आपका एक दफा आ गया, इसके बाद दोबारा भी यही आपका आ गया, फिर दोबारा भी यही मॉलिक्यूल आ गया। तो यही आपका बार बार रिपीट हो रहा होता है, यही आपका बार बार रिपीट हो रहा होगा यही चीज। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो मैंने यहाँ पे 3 यूनिट्स बनाए हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मैंने यहाँ पे 3 यूनिट्स बनाए हैं। यानी ये जो सिंपल हमारे पास मोनोमर था, ये एक मोनोमर का यूनिट मैंने कंबाइन किया, फिर मैंने उसके साथ दूसरा अटैच करके दिखाया, फिर मैंने तीसरा अटैच करके दिखाया। मैंने कोई भी मॉलिक्यूल रिमूव नहीं किया है, यही तो एडिशन पॉलीमराइजेशन का है। कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। अब आप जैसे मैंने बताया एडिशन के साथ ही कि एक इस तरह की भी पॉलीमराइजेशन होती है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो उसमें एक छोटा या स्मॉल मॉलिक्यूल आपके पास लाजमी निकलता है। और वो आपके पास ज्यादातर, मतलब हर केसेस में वो डिफरेंट होगा, पर ज्यादातर में हमारे पास वो वाटर है या आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। वो आपके पास या तो वाटर होगा या आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी आप उसको इस तरह से लेकर आ सकते हो। तो वो आपका कंडेंसेशन पॉलीमर आएगा। अ कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म इन अ कंडेंसेशन रिएक्शन।
कंडेंसेशन पॉलीमर्स आपके पास बनता है एक कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर, वेयर ईच टाइम अ बॉन्ड इज फॉर्म, जब आपके पास हर टाइम जो बॉन्ड बनेगा बिटवीन दो मोनोमर्स के दरमियान जब भी आपका बॉन्ड बनेगा, अ स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफन वाटर, मीनिंग बहुत छोटा मॉलिक्यूल या आपके पास जो वाटर है वो आपके पास रिमूव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, कंडेंसेशन को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, क्या आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, आप एक और मॉलिक्यूल है वो भी इसी तरह का है, उसी की भी एक साइड पे CH3 प्रेजेंट है और दूसरे साइड पर OH प्रेजेंट, ठीक हो गया। अब जब ये यहाँ पर आपस में इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा तो ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव करेगा, दूसरे में से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होंगे, वाटर बनेगा और जो मोनोमर बनेगा यानी इनके कंबाइन करने से जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कुछ इस तरह का हो। इनके कंबाइन करने से जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। अब आप देख रहे हो इसमें भी सेम प्रोसीजर हो रहा है। प्रोसीजर आपका सेम हो रहा है कि कोई से दो मोनोमर आपस में दो दो या जिससे ज्यादा 3 4 जितने भी मोनोमर्स आप कंबाइन करना चाहें, वो मोनोमर्स आपके कंबाइन हो रहे होते हैं। जितने भी मोनोमर्स आप कंबाइन करना चाहें वो मोनोमर्स मोस्टली आपके कंबाइन हो रहे होते हैं। अब कंबाइन होने के बाद क्या होगा, आपके पास कोई ना कोई स्मॉल मॉलिक्यूल, लाइक आपके पास वाटर मोस्टली केसेस में आता है, लेकिन आप अमोनिया भी निकाल सकते हो, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ये मॉलिक्यूल्स से आते हैं। समटाइम्स आप कार्बन डाइऑक्साइड भी कहीं ना कहीं पे देख लोगे। तो इस तरह के जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जब दो मोनोमर्स के दरमियान रिएक्शन होगा तो इस तरह के जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म, अब ये चीज आपके पास है, अब इस तरह के आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, हर एग्जांपल में सेम मैकेनिज्म सेम रूल फॉलो होगा। कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म, कंडेंसेशन पॉलीमर्स आपके पास बनते हैं इन अ कंडेंसेशन रिएक्शन, एक कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर, वेयर ईच टाइम अ बॉन्ड इज फॉर्म, जब हर दफा अगर बॉन्ड बनेगा बिटवीन टू मोनोमर्स, दो मोनोमर्स के दरमियान अगर आपका बॉन्ड बनेगा, अगर आपका दो मोनोमर्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा, अ स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफन वाटर इज रिलीज्ड, आपका जो स्मॉल मॉलिक्यूल जिसे हम मोस्टली वाटर कहते हैं वो रिलीज होगा। सम पॉलीमर फॉर्म इन अ डिफरेंट वे, कुछ जो पॉलीमर्स हैं वो डिफरेंट तरह से आपके पास बनते हैं। वेरिएंट एडिशन पॉलीमर, if one monomer contain a hydroxyl group other hydrogen they can be joined by eliminating a molecule of water, वही बात कि अगर आपके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दूसरा आपके पास हाइड्रोजन है तो वो हमारे पास, यानी अगर आपके पास एक हाइड्रोक्सिल है दूसरा हाइड्रोजन है तो हम उसे एक वाटर मॉलिक्यूल को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, और ये जो आपका रिएक्शन है ये कंडेंसेशन है। दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये फिर आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाएगा। कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर यूजुअली पॉलीअमाइड्स और पॉलीईस्टर। पॉली यानी वो तो लार्ज हो गया, एमाइड कि आपका एमाइड कंबाइन होगा, पॉलीईस्टर में आपके ईस्टर्स ग्रुप कंबाइन होंगे। इस तरह आप नाम देख के भी अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें क्या चीजें आपस में कंबाइन हो रही हैं। दे आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जिसमें क्या होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है आपके पास कार्बोक्सिलिक है, अमाइनो है, पॉलीअमाइड्स है, कार्बोक्सिलिक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, पॉलीएस्टर्स में, ये सारे आपके रिमूव होंगे विद द रिमूवल ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर। ये जब भी ये फंक्शनल ग्रुप्स आपके कंबाइन होंगे तो वाटर लास्ट में रिमूव होगा। उसमें आपने ये, अच्छा सब में आपने ये बात जरूर याद रखनी है कि कौन सा रिपीटिंग यूनिट हम ले रहे हैं, आपका मोनोमर क्या होगा। रिपीटिंग यूनिट में क्या होगा, इन अ कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर द रिपीटिंग यूनिट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर। अब ये बात क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स में अगर दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन करेंगे, अगर दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन करेंगे तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो दोनों हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। जो दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन करेंगे तो वो जो दोनों हैं वो आपके डिफरेंट मोनोमर्स होंगे। जैसे एक आपका इथीन डायोल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आपकी, एक उन्होंने आपको इथीन डायोल लिया हुआ है और दूसरा उन्होंने बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया हुआ है। In a condensation polymer, the repeating unit usually consists of two different types of polymer. ये वो जो repeating units हैं वो दो different तरह के polymers, each which form the polymer backbone,
हर जो है वो आपको एक पॉलीमर कहलाएगा जो कि बैकबोन बनाएगा विद अ फंक्शनल ग्रुप। उस फंक्शनल ग्रुप के साथ यानी हर बन के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे और वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। पॉलीएस्टर जैसे कि आपके पास पॉलीइथाइलिन टेट्राएथिलीन आर फॉर्म फ्रॉम द थेरेप्यूटिक एसिड। ये आपके पास एसिड है, इथाइलिन डाइकोल है, ये आपस में कंबाइन होंगे और उन्होंने आपको एग्जांपल दी है। इसी को ही अगर हम बोर्ड पे करते हैं, लेट मी आल्सो राइट ऑन अ बोर्ड। सबसे पहले आपके पास इथेन डायोल है। इथेन डायोल मतलब कि इथीन यानी दो कार्बन है, इसके साथ आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। ये आपके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ये तो आपका एक इथाइलिन डायोल आ गया। दूसरा हमारे पास है बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका एक बेंजीन है, बेंजीन का मॉलिक्यूल, इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है। ये इसको हम थेराप्यूटिक एसिड भी बोलते हैं, बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, यहां से कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा। ऑफ कोर्स एक तो वाटर रिमूव हो जाएगा और बाकी आपके पास बॉन्ड बन जाएगा। बाकी जो हमारे पास आपका बॉन्ड है वो सेम रहेगा, यानी CONC, क्योंकि वाटर तो रिमूव हो गया और आपके पास सिर्फ एक ऑक्सीजन बच गई जो कि हमारे पास इस बॉन्ड की बैकबोन बना रहा हो। ये हमारे पास इस बॉन्ड की बैकबोन आपके पास बना रहा होगा। ठीक है, ये आपका बैकबोन आ गई इन दोनों के दरमियान। तो आप देख सकते हो कि दो डिफरेंट पॉलीमर्स आपस में कंबाइन हुए। ये इथीन डायोल है, ये बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपस में कंबाइन करके बना रहे हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास आती हैं, बहुत सारे मॉडर्न चीजें आप देखते हो, जैसे हमारे पास क्लॉथिंग में नाइलॉन है, डिफरेंट तरह के आपके पास प्लास्टिक्स आती हैं, वो आपके पास पॉलीमर्स ही होते हैं। इस एग्जांपल्स में आप देखो तो पोलियमाइड सच एज नाइलॉन, so we have a polyamide such as nylon 6,6, या आपने देखा होगा आपके पास नाइलॉन 6,6 है। टू फॉर्म अ हेक्सामिथाइल डाइलिन, ये भी आपके पास आप देखो तो एडिपिक एसिड है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन, ये आपके पास है हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास नाइलॉन 6,6 बना देंगे। अब नाइलॉन इज यूज टू मेक कारपेट, वो जो नाइलॉन है वो हम कारपेट्स बनाने में यूज करते हैं, क्लॉथिंग में, रूस में, दैट इज नॉट रूट, जो कि आपके पास रूट का मतलब होता है जैसे हमारा जो कपड़ा है वो खराब हो जाता है, उसको रेशे रेशे अलग हो जाते हैं, उसको हम रूट बोलते हैं। तो रूट आपका इस तरह से आपके पास रूट का मतलब होता है कि अब रूट नहीं होते, वो रेशे रेशे अलग होते। तो नाइलॉन में ऐसा नहीं होता। आपके पास टूथ ब्रशेज हैं, नाइलॉन इज स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल देन द नेचुरल फैब्रिक इज कॉटन। जो नेचुरल फैब्रिक से कॉटन है, तो वो अगर यहाँ पे आप देखो तो कारपेट में अगर आप देखो तो वो आपके फाइबर्स ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो नाइलॉन होता है। कॉटन आपका बहुत सॉफ्ट होता है, तो ये आपको फर्क होता है आपके पास। पॉलीएस्टर फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वो जो पॉलीएस्टर की जो फाइबर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं एंड यूज टू मेक क्लॉथिंग, और कपड़े बनाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइलिन विच कैन गिव अ परमानेंट क्रीज यूज फॉर द ट्राउजर। जो ट्राइलाइन है वो आपके ट्राउजर्स बनाने में यूज होता है। ये बात आपने भी नोट की होगी कि जितने हमारे पास, अगर हम पहले देखें तो हमारे मार्केट में आपके पास कपड़ों के इतने ऑप्शंस नहीं थे, जैसे कॉटन एंड देन एक दो और थे। अब आपके पास डिफरेंट तरह के कपड़े आ गए, वो सारा कुछ इसी से तो बनता है। हम डिफरेंट तरह के मोनोमर्स को आपस में कंबाइन करते हैं, डिफरेंट तरह के मोनोमर्स को आपस में कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, नए नए तरह के हम कपड़े बना लेते हैं। ओके, देन वी हैव PET रिसाइकलिंग एंड रीप। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है आपको? आपको दोनों तरह की जो आपके पास हमारे पास प्रेजेंट है, दोनों तरह की जो आपके पास पॉलीमराइजेशन है वो आपको क्लियर है, कंडेंसेशन भी और साथ में एडिशन भी। इसके एग्जांपल्स आपने है वो आपने करनी है, मेथड आपका सेम है, एग्जांपल्स में करने में आपको टाइम लग सकता है, उसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बाकी थ्योरी इसकी मुश्किल नहीं है। और एग्जांपल्स की भी अगर आप काफी दफा प्रैक्टिस करोगे तो वो आपकी क्लियर हो। ओके, नेक्स्ट आपके पास प्लास्टिक्स है। प्लास्टिक्स में अगर हम बात करते हैं, ऑफ कोर्स कि आपके पास डिफरेंट तरह के प्लास्टिक्स प्रेजेंट हो सकती हैं, तो वो सारे भी आपके पास पॉलीमर ही है। इसी वजह से हमारे पास
इसी प्लास्टिक में हम उसे कहते हैं कि वो आपके पास नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्यों? क्योंकि वो जो अच्छा, प्लास्टिक के जब भी आप नुकसान पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो प्लास्टिक के नुकसान? एक ये कि अगर आप प्लास्टिक में खाओगे तो वो लीच हो जाती है प्लास्टिक और आपके फूड में आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि प्लास्टिक बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बनता है। अगर आप उसको यूज करते हो तो लीचिंग का मतलब है कि एक एक पार्ट अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लास्टिक में खा रहे हो तो हो सकता है को कुछ मोनोमर्स उसमें से अलग हो जाए और वो आपके फूड में शामिल हो जाए, तो जो आपके पास वो आपको क्या करते हैं, काज करते हैं, आपके पास कैंसर इस तरह के कॉज करते हैं वो केमिकल्स। दूसरा आपके पास क्या था प्लास्टिक का डिसएडवांटेज, कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बिल्कुल सही, क्यों? बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बने हुए होते हैं तो उनको उस बॉन्ड को ब्रेक करने में काफी टाइम लगता है। इसी वजह से जो प्लास्टिक है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। बाकी हमारे पास प्लास्टिक की कॉम्बिनेशन में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में आप देखोगे तो ही आपके पास मॉलिक्यूलर चेन है। अब आप अगर आप नोट करो तो आपके पास प्लास्टिक भी तो कई तरह के हैं, डिफरेंट तरह के आपके पास प्लास्टिक्स अवेलेबल है। हार्ड प्लास्टिक है जो हमारे पास पाइपलाइंस में यूज होता है, सॉफ्ट प्लास्टिक है जो हम घरों में यूटेंसिल्स के तौर पे यूज करते हैं, डिफरेंट तरह के प्लास्टिक है। तो सारे जो प्लास्टिक है वो एक्चुअली पॉलीमर्स ही हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं, डिफरेंट कंबाइंस हैं, डिफरेंट मोनोमर्स को हम कंबाइन करते हैं, डिफरेंट तरह से हम उनके अरेंजमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी लार्ज वैरायटी आ गई है प्लास्टिक की। लेकिन जो प्लास्टिक की बेसिक है वो आपके पास पॉलीमर नहीं है, वो जो लॉन्ग चेन पॉलीमर है जब भी प्लास्टिक है वही है। उसमें आप मोनोमर्स चेंज करते हैं तो उनमें वैरायटी आ जाती है। अब मैं रीड कर रही हूँ, द वर्ड प्लास्टिक इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस। प्लास्टिक जो वर्ड है वो प्लास्टिकोस से मिलकर बना है, विच मीन्स मेलिएबल और मोल्डेबल। मेलिएबल का मतलब होता है कि हम उसे किसी भी शेप में डाल सकते हो, मोल्डेबल का मतलब यही है कि आप उसे किसी भी शेप में ला सकते हो, एंड प्लास्टिसो मीन्स मोल्डेबल। प्लास्टिक आर सिंथेटिक मटेरियल। सिंथेटिक का मतलब जो हमें नेचुरली प्रेजेंट नहीं है बल्कि हमें खुद आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है। मेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, वो हम कहाँ से लेते हैं? पॉलीमर से। कौन से पॉलीमर? ऑर्गेनिक। आपको पता है ऑर्गेनिक कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। देखिए आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड है, हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ के आ चुके हैं, पॉलीइथाइलीन है, नाइलॉन है। These materials can be melted down। ये जो मटेरियल्स हैं हम उनको मेल्ट करते हैं, हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं सॉलिड के अंदर और स्लाइटली फ्लेक्सिबल शेप के अंदर हम उसको करते हैं। दे आर रेफर टू एज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर्स, इन्हें हम लॉन्ग चेन पॉलीमर्स कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बी मोल्डेड, मटेरियल्स की वो एबिलिटी जो उसको मोल्ड करती है, मेलिएबल करती है, और हमारे पास जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो कि आप उसको कास्ट कर सको, आप उसको प्रेस कर सको, किसी भी शेप में आप उसको लेकर आओ, किसी भी फाइबर में आप उसको शीट में आना चाह रहे हो, बॉटल में और बॉक्स में, तो वो प्लास्टिक आपका इजीली आ जाता है। Properties of plastic. The properties of plastic are directly derived from the characteristics of the polymer they make। यानी वही बात कि जो कैरेक्टर पॉलीमर है जो आप यूज कर रहे हो प्लास्टिक को बनाने के लिए, वही उसकी आपकी क्वालिटीज को डिफाइन करता है। आई रिपीट कि जो आपके पास पॉलीमर है, आपका जो आपका पॉलीमर है जिससे हम प्लास्टिक बना रहे हैं, वो जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं जिनसे हम प्लास्टिक बना रहे हैं, सॉरी जो आपका पॉलीमर है, वही एक्चुअली आपकी प्लास्टिक की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। डिफरेंट तरह के पॉलीमर लेते जाएंगे, डिफरेंट तरह की प्लास्टिक आपके पास बनता जाएगा। सबसे पहला है आपका मॉलिक्यूलर शेप। पॉलीमर चेन लेड टू लॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल विच कैन बी लीनियर और ब्रांच। वो जो पॉलीमर चेन है वो आपके पास क्वाइट लॉन्गर होती है, बड़ी होगी। ड्यूरेबल का मतलब है किसी भी जगह में आ सकती है, और वो लीनियर चेंज भी हो सकती है या वो ब्रांच भी हो सकती है। ब्रांच पॉलीमर आर सॉफ्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल। अब ये बात आपने नोट करनी है कि अगर आप ऐसा प्लास्टिक चाहते हो जो कि फ्लेक्सिबल हो, जो कि सॉफ्ट हो, तो आपको कौन सी पॉलीमर चेन लेनी है? आपने ब्रांच लेनी है। ऑन द अदर हैंड द लीनियर पॉलीमर आर स्ट्रॉन्गर एंड रिजिड। कि अगर आप चाहते हो कि आपका प्लास्टिक रिजिड बनेगा, बहुत सख्त बनेगा, तो आपको लीनियर पॉलीमर लेना। Cross linking is also available with high cross linking result in a tough heat resistant plastic such as vulcanized rubber। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्लास्टिक है वो हीट रेजिस्टेंट हो, वो हीट करने से बहुत जल्दी ना पिघले, तो अब आप क्रॉस लिंकिंग प्लास्टिक लोगे। सेकेंड, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन इज डिटरमाइंड बाय द मोनोमर टाइप। कि जो केमिकल कंपोजिशन है वो आपको मोनोमर की टाइप के बारे में बताएगा।
विच डिटरमाइंस द प्लास्टिक प्रॉपर्टीज, जो ही आपकी प्लास्टिक प्रॉपर्टी के कौन सा मोनोमर आप ले रहे हो, उसको कंबाइन कर रहे हो, वो उसकी केमिकल नेचर है। पॉलीइथाइलीन इज फ्लेक्सिबल एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट। वो जो पॉलीइथाइलीन है वो काफी फ्लेक्सिबल है और मॉइस्चर रेजिस्टेंट है। वाइल पॉलीस्टाइरीन इज टफ एंड ब्रिटल, कि अगर आप पॉलीस्टाइरीन लेते हो तो वो बहुत टफ और ब्रिटल होगा। एडिटिव्स भी हम उसमें डालते हैं। एडिटिव्स हर वो केमिकल है जो हम अपने मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स में यूज करते हैं ताकि हम उसकी कैपेबिलिटी को एनहांस कर सकें, तो वो आपके एडिटिव्स हैं। एडिटिव्स में आपके पास प्लास्टिलाइजर्स आ जाते हैं, स्टेबलाइजर्स आ सकते हैं, फिल्टर्स आ सकते हैं। वो इनहेंस करते हैं प्लास्टिक की प्रॉपर्टी को डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेसिंग कंडीशन। एडिटिव्स हम डालते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी को इनहेंस करते हैं। कोई भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख लेते हो किसी भी चीज़ का, तो आप देखोगे कि हम क्या करते हैं, उसमें एडिटिव्स लाजमी डालते हैं। एडिटिव्स एक तो क्या करते हैं, उस चीज़ों को कंबाइन रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, और जोड़ के रखने के अलावा वो उसके अलावा कंबाइन और जोड़ के रखने के अलावा वो आपके पास क्या करते हैं, स्टेबलाइजर्स और फिलर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। कि पॉलीमराइजेशन के दरमियान जो आपका टेम्परेचर और प्रेशर जैसी कंडीशंस हैं और जो मोल्डिंग इफेक्ट है वो प्लास्टिक की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अफेक्टिंग प्रॉपर्टी लाइक ट्रांसपेरेंसी, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये जो आपकी ट्रांसपेरेंसी है कि प्लास्टिक आपका ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ये सारा कहाँ से आएगा, प्लास्टिक के स्ट्रक्चर से। जैसे आप उसका स्ट्रक्चर रखोगे वो वैसे ही बनता जाएगा, और ये डिपेंड करेगा कि आप प्लास्टिक को यूज किस तरह से करें। तो ये 3 चीजें हैं जो प्लास्टिक को आइडेंटिफाई करने में हमारे पास हेल्प करती है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का क्या इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, और आप इस टॉपिक से काफी हद तक फैमिलियर भी होंगे। सबसे पहले आएगा, मोस्ट प्लास्टिक का हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन। जैसे मैंने बताया ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है खत्म हो जाना, जाया हो जाना। तो जो प्लास्टिक है वो हाईली रेजिस्टेंट है, यानी वो नहीं होते, डिग्रेड नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके पास कार्बन टू कार्बन बैकबोन है। ये जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस हम पढ़कर आ चुके हैं, जिनमें हमने कहा था कि ये कार्बन टू कार्बन बैकबोन है, यही रीजन है कि जो प्लास्टिक है वो डिग्रेड नहीं होते। दे लीड टू द लॉन्ग प्रेसिस्टेंट टू डिग्रेडेशन। ये डिग्रेडेशन के बाद प्रेसिस्टेंट का मतलब है कायम रहते हैं, कि आप बहुत कोशिश कर लो तो ये डिग्रेड नहीं होते, खत्म नहीं होते। एज प्लास्टिक डिग्रेड स्लोली, they can break down into microplastic with the small particles that can contaminate water bodies. The plastic microplastics are harmful to the aquatic life and human health. एक तो ये बात कि वो डिग्रेड नहीं होते, दूसरा वो ये क्या बात कर रहे हैं कि क्योंकि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होते हैं, तो हमारे पास प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। एक एक करके मोनोमर टूटता जाएगा, सारे मोनोमर एक साथ नहीं टूटते हैं, एक क्योंकि वो थाउजेंड्स में फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हर मोनोमर क्या है, एक एक बारी बारी करके रिमूव होगा। अब वो जो आइटम रिमूव हो रहा है, अब वो आप हमारे खाने में जा सकता है, वो हमारी वाटर बॉडीज में जा सकता है, एक्वेटिक लाइफ, इन तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको खराब करेगा। सबसे पहला आता है इंसिरेशन। While incineration reduces the plastic volume, इंसिनेशन का मतलब होता है जलना, बर्निंग। ये आपका जो केमिकल प्रोसेसेस है उन्हें हम इंसिनेशन कहते हैं। अगर हम प्लास्टिक को आग लगाते हैं, उसको जलाते हैं, बर्न फायर करते हैं, तो आपका प्लास्टिक का वॉल्यूम तो कम होगा, लेकिन आपकी एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, इंसिनेशन के प्रोसेस से का क्या मतलब है कि हम एक खास केमिकल्स यूज करके अपने प्लास्टिक को बर्न आउट करते हैं। हम एक बहुत ही स्पेसिफिक केमिकल्स को यूज करके अपने प्लास्टिक को बर्न आउट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास इंसिनेशन से क्या होगा कि प्लास्टिक तो कम हो जाएगा, लेकिन वो जो हार्मफुल केमिकल रिलीज हुए हैं, वो जो एयर पोल्यूशन काज हुई है, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो वाइल इंसुलेशन रिड्यूसेस द प्लास्टिक वॉल्यूम, जैसे जो इंसुलेशन है वो प्लास्टिक के वॉल्यूम को कम करता है, इट कैन रिलीज द हार्मफुल केमिकल्स, वो हार्मफुल केमिकल भी रिलीज करेगा एंड ग्रीन हाउस गैसेस भी रिलीज करेगा इफ नॉट मैनेज, अगर तो ये प्रॉपरली मैनेज नहीं करता। कुछ जो प्लास्टिक हैं जब उसको बर्न करते हैं तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि डाइऑक्सिन और फ्यूरिन भी रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लास्टिक इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये जो आपकी क्लॉथिंग इंडस्ट्री है, उसमें आपके पास पॉलीमर्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पॉलीमर एसेंशियल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब जैसे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले आप बहुत स्टार्ट में आपके पास इतनी वैरायटी नहीं थी कपड़ों की, तो थोड़ी सी वैरायटी आपके पास थी, जिसमें आपके पास कॉटन आ जाती थी या इस तरह के बहुत सारे 2-3 वैरायटी थी। लेकिन अगर आज आप देखो तो आपके पास डिफरेंट तरह की एक लार्ज वैरायटी है कपड़े की, टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स में आपके पास बहुत लार्ज वैरायटी। ये क्यों? ये सारे के सारे सिंथेटिकली अवेलेबल हैं और हम इसको, इन सारे कंपाउंड्स को हम पॉलीमराइजेशन के थ्रू ही तो गेन करते हैं। पॉलीमर एसेंशियल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वो जो पॉलीमर्स है वो बहुत ज़रूरी हैं आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज दे आर वर्सेटाइल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं एंड कैन बी यूज इन अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, और बहुत सारी एप्लीकेशन में हम उसको यूज। The properties of polymer allow them to be used for a variety of purposes। वो जो प्रॉपर्टीज की, पॉलीमर की जो प्रॉपर्टीज है वो उनको अलाउ करते हैं कि आप उसको डिफरेंट वैरायटी में यूज कर सके। फ्रॉम एवरीडे क्लॉथिंग टू स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, हर रोज की क्लॉथिंग के लिए जो आपकी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। सम ऑफ व्हाट कॉमनली पॉलीमर यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये वो कॉमनली पॉलीमर हैं जो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। पॉलीएस्टर, पीईटी, नायलॉन 66 एंड पॉलीइथाइलीन, ये आपके वो तीनों पॉलीमर्स हैं जो हम यूज करते हैं। पॉलीएस्टर में बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी, कि आप किसी भी शेप में उसको मूव कर सकते हो और श्रिंक हो सकता है, यानी कपड़े का वॉल्यूम कम हो सकता है। स्ट्रेच रेजिस्टेंट होते हैं। स्ट्रेच रेजिस्टेंस का मतलब है कि जैसे अब आप कपड़े को स्ट्रेच करोगे तो वो ब्रेक नहीं होंगे, फटेंगे नहीं। रैपिड ड्राइंग, जल्दी खुश्क हो जाते हैं। एक्सीलेंट कलर रिटेंशन, का कलर भी बहुत बरकरार रहता है। PET, polyester, is used in clothing, for example, shirts and pants, home furnishing like curtains and bed linens, and industrial application, props, tires। हम बात कर रहे थे, हमने एक तरह का पॉलीमर पढ़ा था जो हम यूज करते हैं, दैट इज द पॉलीएस्टर। लेकिन है आपके पास नायलॉन 66 जो कि पोरियामाइड है, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। हाई स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा उसकी पावर है। हाई इलास्टिसिटी है, बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है। रिटेंशन तो अब्रेशन, अब्रेशन का आपको पता होगा कि आपको पता है कि हम कहते हैं कि हमारा कपड़ा खराब हो रहा है तो हम कहते हैं कि उसके फाइबर्स निकल रहे हैं। वो जो फाइबर्स निकलते हैं उन्हें हम एब्रेशंस बोलते हैं। तो वो आपके पास एक कपड़े में एब्रेशन जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा बेहतर वो कपड़ा होगा। उसके बाद वो आपके केमिकल और ऑयल रेजिस्टेंस है। इट इज कॉमनली यूज इन क्लॉथिंग, कपड़ों में हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। इट कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ ब्लेंडिंग फाइबर्स फॉर डिफरेंट गारमेंट्स। आप उसको किसी और फैब्रिक के साथ ब्लेंड करके भी हम यूज करते हैं। It is used for making brushes, ropes that do not rot, carpet and the product। ये आपके जो हार्ड मटेरियल्स हैं उनके लिए यूज होता है। नेक्स्ट यू हैव अ पॉलीइथाइलीन, ये बहुत ही लाइट वेट है, ड्यूरेबल है। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये गुड थर्मल इंसुलेशन है, वाटर रेजिस्टेंस है, केमिकल रेजिस्टेंस है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस है, मेल्व्यू रेजिस्टेंस है, एंड दूसरी भी आपकी प्रॉपर्टीज आती हैं। पॉलीइथाइलीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रेस, फ्रूट जेस कंटेनर्स, मिल्क कंटेनर्स, क्रेट्स, यदि इस तरह की चीजें बनाने में आपके पास यूज होते हैं। गार्बेज बैग, टॉयज, इंसुलेशन वायर्स, केबल्स, हाउसवेयर्स, ये सब कुछ बनाने में आपके पास पॉलीइथाइलीन यूज होता है। आप इस तरह के कोई भी आपने वायर की पैकेजिंग देख लें, कोई भी टॉय है आप उसमें देखें तो ये पॉलीइथाइलीन लास्ट भी लिखा होगा। आपको इन सब पॉलीमर्स के नाम आने चाहिए और उनके यूजेस भी आने चाहिए कि डेली यूजेस में हमको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज इन ऑफ प्लास्टिक एंड देयर एप्लीकेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ डिस्पोज, ये एक ही बात है प्लास्टिक की जो कि उन्होंने बार बार रिपीट करके लिखी हुई है, तो ये आपको याद करने में मुश्किल नहीं हो। दिखने में आपको मुश्किल लग रहा है बट ये याद करने में इतना मुश्किल नहीं है। Properties of plastics and application of for disposable। The properties of plastic, while beneficial for the intended use, create significant challenge for disposal। कि जहाँ भी प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज है, हम उसको बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आप इमेजिन करें कि अगर आपके पास प्लास्टिक नहीं है तो कई काम आपके रुक जाएंगे। तो अगर हम प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए डिस्पोजेबल, उसको डिस्पोज करना, उसको डिस्पोज ऑफ करना भी आपके पास एक चैलेंज है। Therefore, the plastic cause numerous environmental issue। प्लास्टिक आपके बहुत सारे environmental issue cause करता है। The following properties of the plastic pose application for disposal। सबसे पहला है durability and longevity। Plastics are made durable। Durable का मतलब है कि मजबूत बनाए जाते हैं।
विच मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है, दे कैन विथस्टैंड अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन विदाउट ब्रेकिंग डाउन क्वालिटी। अच्छा, हम प्लास्टिक को मजबूत से मजबूत बनाते हैं और हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जो हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन को पूरा उतरना चाहिए। ऑफ कोर्स हम उसको यूज तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में वही चीज हमारे लिए नुकसानदेह बनती है, क्योंकि हम उसको जितना भी चाहें तो हम उसको डिस्पोज ऑफ या डिग्रेड नहीं कर सकते। तो ये चीज ही उसके लिए उसकी लाइक आप कह लो कि ड्रॉबैक है कि आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हो। ये बात तो यहाँ पे मेंशन करें कि प्लास्टिक्स आर मेड ड्यूरेबल। प्लास्टिक को आप ड्यूरेबल बनाते हो। ड्यूरेबल का मतलब कि ये लार्ज जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उनको रह सकती है, उनको बर्दाश्त कर सकते हैं और ये जल्दी ब्रेक डाउन नहीं। However, because of the durability, plastics can be last hundreds or thousands of years in the environment. और इसी वजह से ये डिग्रेड नहीं होते हैं और या आपके इन्वायरमेंट में सालों तक, 100 सालों तक या 1000 सालों तक भी रहते हैं। दिस मेक्स देम डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ, जिसकी वजह से उनको डिस्पोज करना, उनको ज़ाया करना मुश्किल हो जाता है। आफ्टर बीइंग डिस्पोज ऑफ, प्लास्टिक कैन एंड अप इन लैंडफिल, स्लेट्स, नेचर और इंटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, रिजल्टिंग इन अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम विद द। अगर इसी तरह से अगर हम करते रहे तो हमारी जो लैंड है, जितनी भी ज़मीन है वो आपकी फिल हो जाएगी। जितनी भी आपकी ज़मीन है वो बिल्कुल फिल हो जाएगी प्लास्टिक से और फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइट वेट नेचर। बिकॉज प्लास्टिक्स आर वेरी लाइट वेट, प्लास्टिक बहुत लाइट वेट होते हैं, दे कैन इजिली बी पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड। हम उसको बहुत इजीली पैक करते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बट कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड बाय विंड और वाटर। लेकिन ये विंड और वाटर के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर आपके पास हवा चल रही है तो प्लास्टिक बहुत इजीली एक जगह दूसरी जगह भी चले जाएंगे और लॉन्ग डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, जिनकी वजह से आपके पास मेराइन वाटर में चले जाएंगे। अगर आप वाटर में मेन होंगे तो भी प्लास्टिक यूज करेंगे तो वो आपके पास इन्वायरमेंटल इशू काज करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट भी जो कि इसका बेनिफिशियल पॉइंट भी है कि ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं, हम इसीलिए इसको ट्रांसपोर्ट या पैक कर देते हैं। यही इसका ड्रॉबैक भी बन जाता है, क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर हम अगर प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं तो क्योंकि प्लास्टिक इतना लाइट वेट है तो वो वाटर के साथ ट्रैवल करके एक लंबे अरसे में मेराइन इन्वायरमेंट तक चला जाएगा, वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि हम यहाँ भी प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, लेकिन उस लॉन्ग ट्रैवल की वजह से वो लंबा चल सकता है। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन। तो प्लास्टिक में जो पॉलीमर्स हम यूज करते हैं उनकी नेचर का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है, बट ये टोटली डिपेंड करते हैं कि आपके प्लास्टिक की केमिकल नेचर क्या है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लास्टिक कैन वेरी फ्रॉम वन प्लास्टिक टू अनदर। कि जो केमिकल कंपोजिशन है प्लास्टिक की वो डिपेंड करती है एक से दूसरे प्लास्टिक के ऊपर। मैनी प्लास्टिक मटेरियल कंटेन एडिटिव्स टू एनहांस देयर प्रॉपर्टीज। बहुत सारे प्लास्टिक मटेरियल्स क्या करते हैं, एडिटिव्स को ऐड करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम एक्स्ट्रा जो जो हम मेन इंग्रेडिएंट यूज करें उसके अलावा हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं ताकि जो है वो आपके पास उसकी वही प्रॉपर्टीज को इन्हांस कर सके। और प्रॉपर्टीज को इन्हांस कर सके, जितने भी केमिकल्स हम यूज करें उनको स्टेबलाइज कर सके और बहुत सारी प्रॉपर्टीज के लिए हम एडिटिव्स यूज करते हैं। Many plastic material contain additives to enhance their properties। बहुत सारे जो प्लास्टिक के मटेरियल्स हैं वो एडिटिव्स को ऐड करते हैं ताकि हम प्रॉपर्टीज को इन्हांस कर सके, जिनमें आपके पास स्टेबलाइजर्स आते हैं, प्लास्टिकलाइजर्स आती है, फ्लेम रिटार्डेंट आते हैं। फ्लेम रिटार्डेंट का मतलब है जो बहुत जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं। These additives can leach the material into the environment। जो मैंने आपको लीचिंग का प्रोसेस बताया था कि वन बाय वन थोड़ा थोड़ा करके जो प्लास्टिक है वो टूटेगा, वो एनवायरमेंट में चला जाएगा और हमारे इकोसिस्टम की हेल्थ को खराब कर देगा। रिसाइकलेबिलिटी के जो सम प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल। हम प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं। प्लास्टिक की कोई चीज है आपने यूज कर दी, आप उसे फेंक दो, आप उसको रिसाइकल करोगे और एक नई चीज आपके पास बन जाएगी। सम प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकेबल। कुछ प्लास्टिक्स को आप रिसाइकल कर सकते हो। हाउएवर देयर कंटामिनेशन, सॉर्टिंग इशू एट इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट ऑफन लिमिट द अमाउंट दैट कैन बी। आप इसमें उसकी गंदगी जो प्लास्टिक के ऊपर लग जाती है और उसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट आती है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है उसकी रिसाइकल। मैनी प्लास्टिक कैन नॉट बी रिसाइकल इफेक्टिवली। क्योंकि आपने अक्सर ये बात आपने नोट की होगी कि जो प्लास्टिक के साथ कंटामिनेशन है वो इजिली रिमूव नहीं होती। ये बहुत बड़ा फैक्टर है प्लास्टिक के अंदर कि जो प्लास्टिक की कंटामिनेशन है वो बहुत इजीली रिमूव नहीं होती। तो हम अगर उसको रिसाइकल करके कोई नई चीज भी बनाते हैं तो प्लास्टिक आपकी कंटामिनेशन वैसे की वैसी ही रहती है।
नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल चेंजेस काज बाय प्लास्टिक, कि जो प्लास्टिक से आपके पास इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं वही जो हम डिस्कस करके आ चुके थे। डिस्पोजेबल ऑफ प्लास्टिक इन अ लैंडफिल स्टेट, द डिस्पोजेबल ऑफ प्लास्टिक इन अ लैंडफिल हैज द स्टोन। सबसे पहला तो क्या है कि जो प्लास्टिक है वो हमारे लैंड के ऊपर फिल हो रहा है, जहां पर हमें रहना था या हमने अपने घर बनाने थे, हमने अपनी एक्टिविटीज करनी थी, उसकी स्पेस अब बहुत ज्यादा प्लास्टिक ने ले ली है। प्लास्टिक टेक अ लॉट ऑफ स्पेस इन अ लैंडफिल बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड डिस्टेंस टू कंपैक्शन। अब प्लास्टिक को अब हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट लैंडफिल्स फिल्स अप क्विकली, जिसका मतलब है कि हमारी जमीन बहुत जल्दी भर जाती है, लीडिंग टू मोर लिविंग फीलिंग एंड एक्सकैबरेटिंग लैंड यूज इशू। ओवर द टाइम के साथ साथ प्लास्टिक इन अ लैंडफिल कैन रीच केमिकल्स इनटू सॉइल एंड गार्डन ग्राउंड वाटर, कि वही जो अगर प्लास्टिक प्रेजेंट है तो उसमें से लीचिंग होगी, वो जो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉइल में जाएंगे, वाटर में जाएंगे। एज प्लास्टिक slowly डिकम्पोज इन अ लैंडफिल, कि अगर हम प्लास्टिक को लैंडफिल के अंदर डालेंगे तो बहुत आहिस्ता से डिकम्पोज होते हैं। इट ब्रेक्स डाउन इनटू द स्मॉलर माइक्रोप्लास्टिक मटेरियल्स, ये क्या करते हैं, ये बहुत छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक मटेरियल्स बना देते हैं। माइक्रोप्लास्टिक कैन देन सीप इनटू सॉइल एंड वाटर बॉडीज। माइक्रोप्लास्टिक सॉइल्स में जाते हैं, उसमें वाटर बॉडीज में जाते हैं और वहां पे पोल्यूशन काज करते हैं। एक तो ये हो गया लैंड को करते हैं, दूसरा ये जब सी में जाते हैं, वाटर में जाते हैं, तो हम कहीं किसी भी वाटर में अगर हम प्लास्टिक डाल दें तो वाटर अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, हमारा जो वाटर है वो ओशन में जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी जो वाटर का जो मेन साइकिल है वो ओशन है। तो जहाँ पे आप प्लास्टिक क्या कर रहा है, ओशन में जाकर फिल हो रहा है। तो प्लास्टिक आर अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मेराइन लिटर, कि जो मेराइन का हमारे पास है वो प्लास्टिक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है। एक एस्टिमेटेड कहा गया है कि 8 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक है वो हर साल ओशन में जा रहा। प्लास्टिक accumulate in the ocean reef and pick up in a large floating debris like the Pacific garbage patch। हमारे पास क्या है कि वो ओशन में जा रहा है, वहां पे जो डेब्रिस का मतलब है कि जो गंद है वो फ्लोट कर रहा है, तो वो हम अब अपने ओशन के ऊपर वो जो प्लास्टिक का जो गार्बेज पैच है वो हम देख सकते हैं। या आप जाके गूगल पे सर्च करिएगा पैसिफिक गार्बेज पैच, या आपको साफ नजर आएगा कि एक बहुत बड़ा ओशन है, चारों तरफ समुंदर है और दरमियान में जो हमारे पास गार्बेज है, गंद है, वो भी तैर रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स कि वो इजिली डिकम्पोज नहीं होगा। प्लास्टिक कैन आल्सो बी इंजेस्टेड एंड इंटैंगल्ड बाय इवन इंटैंगल्ड बाय मेराइन वायर। हमारे पास जो प्लास्टिक है वो हमारी मेराइन लाइफ को भी, ऑफ कोर्स के मेराइन जितनी भी लाइफ है वो उसको क्या कर सकती है, इंजेस्ट कर सकती है, उसमें वो इंटैंगल हो सकते हैं। तो ऑफ कोर्स वो प्लास्टिक को भी फूड समझ लेते हैं। दिस कैन कॉज द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज और इवन डेथ। यहाँ अगर हमारी जो मेराइन लाइफ है वो गलती से अगर प्लास्टिक को फूड समझ के खा लेती है तो वो उनकी बॉडी के अंदर जाके स्टक हो जाता है, ब्लॉकेज काज करता है और उनकी डेथ हो जाती है। ये तो हो गए लास्ट। अगर माइक्रोप्लास्टिक जाएगा तो वो उसकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बना देगा। जैसे ही वो टॉक्सिन्स बनाते हैं तो वो हमारे पास उनकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता पॉइजन बनता है और इवन उनकी डेथ हो जाती है। माइक्रोप्लास्टिक कैन एंटर द फूड चेन। माइक्रोप्लास्टिक क्या करते हैं, फूड चेन को एंटर करते हैं एंड वेंस इन अ फूड सप्लाई। और जब अगर वो फूड सप्लाई में चले जाते हैं, पोल्यूटेंट्स कैन रीच द टॉक्सिक लेवल्स इन ह्यूमंस। वो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो फिर आपके ऑफ कोर्स अगर वो हमारे फिशेस में चले गए, मेराइन में चले गए, तो जब हम मेराइन खाते हैं तो ऑफ कोर्स कि वो हमारी बॉडी में भी एंटर होते हैं। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ द टॉक्सिक गैसेस फ्रॉम द बर्निंग, कि जब आप प्लास्टिक को डिकम्पोज करने का जो अल्टीमेट तरीका सबसे फर्स्ट है वो बर्निंग ही है। जब आप इसकी बर्न करते हो, जब आप इनसिनरेशन करते हो तो बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, इसके अलावा बहुत सारे गैस प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेहतर नहीं है। इंसिनेटिंग प्लास्टिक रिलीजेज अ वैरायटी ऑफ टॉक्सिक गैस एंड पार्टिकल्स। वो जो इंसिनेटिंग है, इंसिनेटिंग गैसेस का क्या मतलब है कि जब हम उसको इंसिनेशन करते हैं प्लास्टिक्स की, तो ये बहुत ही लार्ज तादाद में टॉक्सिक गैसेस और पार्टिकुलेट्स प्रोड्यूस होते हैं। These substances are not to be carcinogen। अब आपको पता है carcinogens means कैंसर काजिंग एजेंट। ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये कैंसर काजिंग एजेंट है और ये हमारे ह्यूमन हेल्थ और एनिमल्स के लिए बहुत सीरियस इशू काज करते हैं। बर्निंग प्लास्टिक कंट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन, कि जब आप प्लास्टिक को बर्न करते हो तो वो आपके एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करते हैं जिनमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन आ जाती है। ऑफ कोर्स ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही है तो आपका क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है।
द emission ऑफ अदर pollutant कैन आल्सो cause respiratory प्रॉब्लम। जो आपके दूसरी हमारे पास पोल्यूटेंट हैं वो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स काज करते हैं, जो आपके पास कार्डियोवास्कुलर डिसीज भी काज करते हैं, और जो दूसरे जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं वो कहाँ से आते हैं, इंसिलेशन से आते हैं। कि अगर आपके आसपास कहीं प्लास्टिक बर्न हो रहा है तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारे के सारे गैसेस आ सकती हैं, और इन सारे कार्डियोवास्कुलर डिसीज, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स आपके पास हो सकती हैं। आई रिपीट कि अगर आपके आसपास कहीं पे भी बर्न हो रहा है प्लास्टिक, तो ये सारे चांसेस हैं कि ये सारी डिसीज आपको लग सकती हैं। इट्स तो गैसेस हो गई। दूसरा, वो जो ऐश बचता है ना, जो राख बचती है, उस वो भी प्लास्टिक उसी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं होती, वो भी हमारे लिए एक इन्वायरमेंटल रिस्क होता है। द रेजिड्यूल ऐश फ्रॉम बर्निंग प्लास्टिक कैन कंटेन अ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। वो जो रेजिड्यूल ऐश है, जो राख बचती है टॉक्सिक सब्सटेंसेस से, उसमें भी आपके पास बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। इफ नॉट प्रॉपरली मैनेज कैन कंटेमिनेट। उसको अगर हम प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते तो वो आपके पास सॉइल है और वाटर सोर्सेज को भी कंटेमिनेट करता है। दिस फर्दर कॉम्प्लिकेट द डिस्पोजल प्रोसेस। इससे क्या होगा कि वो जो डिस्पोजेबल का प्रोसेस है वो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और हमारे इन्वायरमेंटल रिस्क बढ़ जाते हैं। एड्रेसिंग दिस चेंजेस दे रिक्वायर्स अ कम्प्रिहेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। इसके लिए अब आपको क्या चाहिए कि आप अपने वेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करें, रिसाइकलिंग के एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, जिस तरह रिसाइकलिंग होगी उतनी ज़्यादा अच्छा है, और प्लास्टिक की बजाय हम ऐसे मटेरियल देखें जो कि सस्टेनेबल है। ठीक हो गया। सस्टेनेबल की टर्म्स जो हम वो मोस्टली से यूज़ करते हैं। सस्टेनेबल का मतलब है जो फ्यूचर में भी हमारे साथ चल सके। आपने सस्टेनेबल की टर्म बहुत ज़्यादा दफ़ा पढ़ी है, तो ऐसी मटेरियल, हर वो चीज़ जो फ्यूचर में भी हमारे साथ चल सकेगी, हम उसे सस्टेनेबल कहते हैं। तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें। और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की। ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते। ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए? वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर पे लिखते कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है। रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में। और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं, जिससे हमारा आधे से ज़्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है। तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज़्यादा मार्क्स आएँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे। 800 रुपये आपने ये दे दिए, 2 महीने हम आपको A to Z सारी तैयारी करा लेंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ये 3000 रुपये होंगे 7 सब्जेक्ट्स के। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपको रिवीजन बैच में ऐड कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं।